हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए शेक्सपियर की मोस्ट फेमस ट्रेजेडी हैमलेट, इस ट्रेजेडी में जितने भी इम्पोर्टेंट करेक्टर कोट्स हैं, मैं उन इम्पोर्टेंट करेक्टर कोट्स पर एक वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि आप में से कुछ ने डिमांड की थी, मैं इन्हें एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, इसमें ये जो हैमलेट की एक लाइन है, ये उन्होंने एज ए असाइड यूज की है। दो चीजें होती है, सोलोलक्वी और असाइड। ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। तो इसमें यहां से जब एक्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है तो क्लोडियस वो हैमलेट को रिक्वेस्ट कर रहा है, वो उसे सारी सिचुएशन बता रहा है स्टेट की, और उसे कहता है कि आप इतने मेलंकली, इतने दुखी मत हो। और हैमलेट की मां गर्ट्रूड उसे कहती है कि तू कॉलेज जाने की बजाय हमारे साथ ही रह। तब हैमलेट असाइड में ये लाइन बोलता है, a little more than kin and less than kind। और यहां पर वो एक्चुअली क्या है, वो अपना डिस्गस्ट बता रहा है कि उसके अंकल जो क्लॉडियस थे वो अब उसके स्टेप फादर हो गए हैं। वो एकदम वो जो नई रिलेशनशिप है उसे वो डिस्गस्टिंग फील कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वही एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। और अब हैमलेट अपनी मदर गर्ट्यूड को ये कह रहा है, आई हैव दैट विद इन मी विच पॉसेस शो दीज बट द ट्रैपिंग एंड सूट्स ऑफ वो। तो यहां पर हैमलेट जो वो कह रहा है कि उसका जो ग्रीफ है वो जेन्युइन है, अभी उसको अपने फादर की डेथ का वास्तव में दुख है। और गर्ट्यूड और क्लॉडियस का जो दुख है ना, वो फॉल्स ग्रीफ है, वो झूठा दुख है, वो दिखाने के लिए दुखी है, जबकि हैमलेट रियलिटी में खुद दुखी है। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, आई शैल इन ऑल माई बेस्ट ओबे मादाम। यहां पे हैमलेट गर्ट्यूड को ये बात कह रहे हैं, वो क्लॉडियस को स्नब कर रहे हैं और अपनी मदर की जो उनकी मदर है उसको रेलिकेंटली ओबे कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं। सीन फर्स्ट, that the everlasting had not fixed his canon against self slaughter। यहां पे हमें पता चलता है कि हैमलेट इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हैं कि वो सुसाइड करने की सोच रहे हैं, पर वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक सिन है, ये एक पाप है। That the everlasting had not fixed his canon against self slaughter। self slaughter मतलब स्लॉटर होता है कत्ल करना, वो खुद को कत्ल करने की सोच रहे हैं, यानी कि वो एक तरह से सुसाइड की सोच रहे हैं। नेक्स्ट है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमन। मेरे ख्याल से इस लाइन को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, हैमलेट की ये सोलोलॉग की है। उसका जो ओपिनियन है वीमन के बारे में, वो उसकी मदर की जो फटाफट री मैरिज हुई है उसके कारण उसका ये ओपिनियन बन गया है कि फ्रेलिटी धोखा, तेरा दूसरा नाम औरत है। नेक्स्ट वही सोलोलोकी चल रही है, ओ मोस्ट विक्ड स्पीड टू पोस्ट विद सच डेक्स्ट्रिटी टू इंसेस्टियस शीट्स, इट इज नॉट नॉर इट कैन नॉट कम टू गुड बट ब्रेक माई हार्ट फॉर आई मस्ट होल्ड माई टंग। ये हैमलेट की सोलोलोकी है। उन्होंने वो सोच रहे हैं कि मैं शिकायत ना करूं, पर वो अपनी मदर और अपने अंकल की इस रिलेशनशिप से डिस्गस्टिंग फील कर रहे हैं। उस समय इस तरह के जो क्लोज रिलेटिव के बीच में शादी थी वो इंसेस्ट मानी जाती थी, एक तरह का पाप मानी जाती थी। और ये बड़ा रिवोल्टिंग है, क्योंकि वो कहते हैं कि, और ये डबल रिवोल्टिंग है क्योंकि उन्होंने ये भी वेट नहीं की कि हैमलेट के जो फादर है उसकी लाश तो भी ठंडी हो जाए, यानी कि वो उनकी जो मेमोरी है उसको उन्होंने एक तरह से डिसरिस्पेक्ट दिखाई है। वो कह रहे हैं कि जिस स्पीड से तुमने ये जो तुमने ये शीट्स बदलनी हैं, इनसे मेरा हार्ट बड़ा टूट गया है, पर मुझे अपनी जुबान पर काबू रखना है।
ये लाइंस हैमलेट होरेशियो को कहती हैं, आई शैल नॉट लुक अपॉन हिज लाइक अगेन। और ये जो लाइन है इसमें वो अपने फादर के बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही हैं, वो मानते हैं कि उसके फादर इरिप्लेसेबल हैं, लेकिन ये एक आयरनिक कमेंट है क्योंकि नेक्स्ट सीन में एज ए घोस्ट वो अपने फादर को मिलने वाले हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। किसको कहा जा रहा है, कौन कहा जा रहा है, एक्ट कौन सा है, सीन कौन सा है। आजकल एग्जाम बहुत टफ हो रही हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आई डाउट सम फाउल प्ले फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवरवेलम देम टू मेंस आईज। अब इसमें हमें पता चलता है, ये एक सोलोलोकी है जिसमें कि उसके फादर का जो भूत है जब वो हैमलेट के सामने आता है तो हैमलेट थोड़ा सा शक करने लग जाते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो सच को ढूंढ निकालेंगे। वो कहते हैं कि मुझे शक है कि कोई फाउल प्ले, मुझसे कुछ कोई शरारत कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, और ये जो लाइंस है ये पोलोनियस बोलते हैं अपने बेटे लैट्रीज के लिए। अब यहाँ पे ये जो तीन है, लिसन टू मैनी स्पीक अ फ्यू, यानी कि बातें सबकी सुनो, बोलो कम से। और ये जो नेक्स्ट वाली लाइन है, नाइदर ए बोरोर नॉर ए लैंडर बी, ये लाइंस नेट के एग्जाम में पूछी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। वो कहते हैं कि ना तो उधार लो और ना उधार दो, क्योंकि जब हम उधार देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा पैसा तो जाता ही जाता है, साथ ही हमारा रिलेशन भी खत्म हो जाता है। और इसी एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में वो एक और लाइन बोलते हैं, एंड दिस अबोव ऑल टू शाइन वन सेल्फ बी ट्रू। ये लाइंस वो तब बोलते हैं, ये तीनों लाइंस, जब वो उनका बेटा और हैमलेट ये लोग कॉलेज में जा रहे होते हैं। एंड दिस अबोव ऑल टू दाइन ओवन सेल्फ बी, और सबसे ज्यादा तुम्हें अपने आप के प्रति सच्चा रहना है। एंड इट मस्ट फॉलो एज द नाइट द डे दाउ कैन नॉट देन बी फॉल्स टू एनी मैन। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप कभी भी किसी दूसरे के सामने झूठे नहीं होंगे जब हम अपने आप के प्रति सच्चे होते हैं। मैं सच्चे मन से मेहनत कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सच्चे मन से आप लोग भी मेहनत करिए, और आपके जो माँ बाप की आपसे उम्मीदें हैं, जो वो सिलेक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी एक रिस्पेक्टेबल जॉब में आए, तो भाई लोगों हमें वो मेहनत करनी है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। उसके लिए जरूरी है टू दाइन वन सेल्फ बी ट्रू, कि आप अपने आप के प्रति सच्चे हो, सच्चे मन से आप तैयारी करो। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ, हैमलेट अब अंधेरे में वेट कर रहे हैं कि उनके फादर या जो भूत है वो आए, तभी उनको क्लोडियस के कोर्ट की आवाज सुनाई देती है। और पीछे से वो क्या बात करते हैं, ऑफ्ट इट चांस इन पर्टिकुलर मैन द स्टैम्प ऑफ वन डिफेक्ट हिज वर्च्यूज एल्स बी दे आर एज प्योर एज ग्रेस shall in journal censor take corruption from that particular fault। वो ये बताती है कि यहां पर हमें पता चलता है कि जो उनकी हैमलेट की इंटेलेक्चुअल साइड है वो बता रही है कि जो डेन्स हैं वो लोग ड्रंक यार्ड की रेपुटेशन रखते हैं, कि शराबी की रेपुटेशन रखते हैं। वो कहते हैं कि आदमी को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले होते हैं, बहुत सारी एबिलिटीज और वर्चूज मिले होते हैं, पर उनकी एक कमी होती है ना, उसी से उनका डाउनफॉल हो जाता है। अगर हमारे अंदर एक जरा सी भी बुराई आ जाए ना, तो जो हम एक वर्थी इंडिविजुअल है हम उससे करप्ट हो जाते हैं। Hast me to know it that I with wings as swift as meditation or the thoughts of love may sweep to my revenge। यहाँ पर हैमलेट अपने फादर के जब भूत से मिलते हैं और उन्हें सच का जब पता चलता है तो ये बातें वो अपने फादर के भूत को बोलते हैं। हैमलेट जानना चाहते हैं कि क्राइम की डिटेल क्या थी ताकि वो इमीडिएटली रिवेंज ले सके। Hast me to know it, मुझे फटाफट बताओ। That I with wings as swift as meditation, ताकि मेरे जो पंख हैं
मैं उनके मेडिटेशन की तरह उन पंखों का यूज कर कर और द थॉट्स ऑफ लव, या मैं प्रेम के विचारों से मैं स्वीप टू माई रिवेंज, मैं अपना बदला ले सकूं। मुझे आप फटाफट बताओ कि क्या हुआ था। और नेक्स्ट सोलोकी में वो कहते हैं कि फ्रॉम द टेबल ऑफ माई मेमोरी, मेरी यादों की जो किताब टेबल है, आई विल वाइप अवे ऑल ट्रिवियल फोन रिकॉर्ड्स, तो उसमें जो छोटी छोटी बातें मैं सब साफ कर दूंगा। एंड दाई कमांडमेंट ऑल अलोन शैल लिव विद इन द बुक एंड वॉल्यूम ऑफ माई ब्रेन। तो वो कसम खाते हैं कि मैं अपनी मेमोरी से सब कुछ साफ कर दूंगा, बस एक बात याद रखूंगा कि आपने जो मुझे आदेश दिया है कि मुझे रिवेंज लेना है, वो जो अर्जेंट डिमांड है ना उस रिवेंज की, उसको मैं याद रखूंगा। इसके बाद में हैमलेट जो है, ये भी एक सोलोलोक की है, उसी में वो कहते हैं ओ मोस्ट परनीशियस विमेन, वो अपनी मां को भी ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी मां ने धोखा दिया। ओ विलन, विलन स्माइलिंग डैम्ड विलन, और तुम विलन हो जो कि एक स्माइल करते हुए विलन हो। वो अपनी मां को भी इक्वली ब्लेम कर रहे हैं और क्लॉडियस अपने चाचा को भी इक्वली ब्लेम कर रहे हैं कि मां ने तो धोखा दिया और चाचा ने ये गलत काम किया। वन में स्माइल एंड बी अ विलन, कोई पर्सन जो मुस्कुरा सकता है और वो एक विलन भी हो सकता है। एट लीस्ट आई एम श्योर इट मे बी सो इन डेनमार्क, और मुझे पूरा यकीन है कि डेनमार्क में ऐसा ही है। और ये जो आइडिया है, ये आइडिया इनके माइंड में पहले ही आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि मर्सिलियस ने ये बात पहले ही कह दी थी, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि डेनमार्क के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट है एक्ट फर्स्ट में। अब वो यहां हैमलेट अपने फ्रेंड होरेशियो को ये बात करते हैं। सबसे पहले तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब वो उसे पता चल जाता है और फिर वो अपना वो बताने से इनकार कर देते हैं कि उनको क्या पता चला है। अब वो यही बात कह रहे हैं, नो यू विल रिवेल इट। वो कहते हैं कि होरेशियो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम इसे लोगों को बता दो। यहीं पर उनके पैरानोइया की शिकायत स्टार्ट हो चुकी है। यहां हैमलेट कहते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन अ ड्रीम ऑफ इन योर फिलोसफी। ये जो सुपर नेचुरल एटमोस्फियर जो है हैमलेट में अब बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे हैमलेट हमें ये बता रहे हैं कि साइंस और रैशनैलिटी जो है ना, इस दुनिया में जो कुछ है ना, सब कुछ नहीं बता सकती। तो वो ये बता रहे हैं कि धरती और आसमान के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारी फिलोसफी के जरिए नहीं बताया जा सकती हैं। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्स पिट देन एवर आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट। ये लाइंस हैमलेट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो डेनमार्क की स्टेट है उसमें एक बहुत ज्यादा टेरिबल सिकनेस आ चुकी है, और वो कहते हैं कि ये मेरी फेट है, ये मेरी डेस्टिनी है कि मुझे इसका इलाज ढूंढना है। अब यहाँ पर हमारे एक्ट फर्स्ट के सारे जो इंपॉर्टेंट सीन है वो एंड होते हैं और एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले जो पोलोनियस है वो किंग और क्वीन को ये बताते हैं, since brevity is the soul of wit and tediousness the limbs and outward flourish, I will be brief, your noble son is mad. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब कहा जाता है कि हमें हर एक बात को संक्षेप में बताना चाहिए। वैसे पोलोनियस ने जो पूरा का पूरा स्टैंजा आप जब पढ़ेंगे डिटेल स्टडी में, जब हम पढ़ेंगे तो पूरे स्टैंजा में उन्होंने बात को घुमा घुमा कर बताया है। लाइन तो यही है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, लेकिन घुमा कर बता रहे हैं कि योर नोबल सन इज मैड, कि तुम्हारा जो बेटा है वो पागल है। दो दिस बी मैडनेस yet there is a method in it,
और ये लाइन जो है ये एक असाइड के रूप में बताते हैं कि हालांकि ये एक पागलपन है लेकिन इसमें भी एक मेथड है। और नेक्स्ट लाइन है, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट सन डोथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर बट नेवर डाउट आई लव। ये जो लाइन वो अपने बेटे को बताते हैं कि कभी तुम्हें शक हो कि सितारों में भी आग है, तुम्हें शक हो सकता है कि सूरज भी हिल सकता है, तुम्हें शक हो सकता है कि सच भी झूठा हो सकता है, पर कभी शक मत करना कि मैं प्यार करता। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि क्लोडियस जो है उसने दो जासूस रोजेनक्रंटीज और ग्लिडस्ट्रन को भेजा है कि हैमलेट के पागलपन का कारण ढूंढो। हैमलेट उन्हें भगाता है। वो लोग एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को ला लेते हैं ताकि वो चीयर अप कर सके और वो एक प्लान लेकर आता है कि हम वह क्लोडियस को गिल्टी साबित कर सके। अब ये जो सीन है एक्ट सेकंड सीन सेकंड में हैमलेट इन दोनों को बताता है, इट अपियर नथिंग टू मी बट ए फाउल एंड पेस्टिलेंट कांग्रीगेशन ऑफ वेपर। वो उन्हें बताता है, ये बताना चाहता है कि अब ये जो दुनिया है ना वो इस दुनिया से डिसइल्यूजन्ड हो चुका है। उसके सामने दुनिया की हकीकत सामने आ चुकी है। जिसके बाप को मारा गया और माँ ने ऐसा बिहेव किया तो उस लड़के के मन में तो ऐसी ही बातें आएंगी। वो कहता है ये दुनिया मेरे सामने क्या लगती है कि एक फाउल, एक गंदी एंड पेस्टिलेंट महामारी, एक गंदी महामारी लगती है। वेब कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वेपर, हवाओं की भरी हुई एक गंदी महामारी लगती है। दुनिया मेरे लिए ऐसे लगती है। फिर वो बोलता है माई अंकल, मेरे अंकल अब पापा बन गए, एंड आंट मदर बन गई, आर डिसीव्ड बट आई एम मेट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वो कहता है कि मैं ना कभी कभी थोड़ा सा पागल हो जाता हूं जब मैं अपने पुराने स्कूल दोस्तों से मिलता हूं। ये इसके पुराने स्कूल के दोस्त होते हैं। अब वो कहता है कि यार मेरे अंकल पापा बन गए, आंटी मम्मी बन गई और मैं थोड़ा सा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बन गया। Oh, what a rogue and pleasant slave I am. Am I a coward? क्या मैं एक कायर हूं? I am pigeon livered. मेरे अंदर तो कबूतर का जिगर है। And lack gall to make oppression better. तो वो बताता है कि एक्चुअली यहाँ पे इस सोलोलकी में हैमलेट ये बताना चाहता है कि वो हेजिस्टेंट क्यों है, उस वो थोड़ा सा हिचकिचा क्यों रहा है, उसे भूत की बातों पर विश्वास क्यों नहीं है। एक्चुअली वो अपने अंकल के गिल्ट का एक मजबूत एविडेंस चाहता है, तभी वो अंकल को पनिश कर पाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है, ओ व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। ये इंसान क्या है, हाउ नोबल इन रीजन, कितना शानदार तर्क देता है, हाउ इनफिनाइट इन फैकल्टी, इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, कितनी इसका रंग रूप शानदार है, कितना सुंदर ये चलता है। इन एक्शन हाउ एन एंजल, देखो काम करता है तो देवता की तरह लगता है। इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक ए गॉड, जब दिखता है तो भगवान की तरह लगता है। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की सुंदरता ये इंसान है। द पैरागन ऑफ एनिमल, सभी जानवरों में सबसे शानदार इंसान है। एंड येट टू मी, और मेरे लिए क्या है, व्हाट इज दिस, क्वाइट अ सेंस ऑफ डस्ट, एक तरह की धूल है। मैन डिलाइट्स नॉट मी, मुझे आदमियों में कोई खुशी नहीं होती है। नो नोर वीमन नीदर, ना ही मुझे औरतों में खुशी है। दो बाय योर स्माइलिंग यू सीम्स टू से सो, पर हालांकि आपकी स्माइल से मुझे लगता है। याद कर लीजिएगा सबको, the spirit that I have seen may be a devil, I will have grounds more relative than this. हैमलेट की सोलोलॉकी है, तो वो बताना चाहता है कि मैं क्यों अभी हेजिस्टेंट हो रहा हूं, कि मुझे वो जो आत्मा दिखी शायद शैतान का काम हो, तो मुझे अभी और स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढना है।
अब यहाँ पर टू बी और नॉट टू बी जो है ये बहुत फेमस है, और ये देखिए ये एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट है, ये एक ननरी सीन के नाम से सीन फेमस माना जाता है, और इसमें लाइफ और डेथ के ऊपर एक मेडिटेशन से ये सीन स्टार्ट होता है। क्लोडियस और पोलोनियस ओफिलिया को भेजते हैं कि वो हैमलेट से बात करे, ताकि वो बता सकें कि वो तो शायद उसका जो पागलपन है वो इसलिए है कि ओफिलिया ने उसे प्यार, उसके प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया। हैमलेट भी उसकी तरफ क्रूअल है और सिनिकल है, शायद इसका एक कारण हो सकता है कि उसे लगता है कि वो पोलोनियस के साथ मिली हुई है, या वो दूसरा वो प्यार या शादी के आइडिया से इतना ज्यादा डिस्गस्टेड हो चुका है, जब उसने अपने फादर की हालत देखी है ना तब से वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फील कर रहा है, और वो लाइन बोलता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, whether it is nobler in mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them। वो कहता है कि करें या ना करें, सबसे बड़ा तो प्रश्न यही है। अब ये तो सबसे फेमस लाइन से आपको पता ही है, हैमलेट यहां सोच रहा है कि व्हाट इज प्रेफरेबल, लाइफ और डेथ। इस पॉइंट पर उसे लाइफ लगती है कि लाइफ और कुछ नहीं, बस दुख, दर्द, पेन, सफरिंग, तकलीफें हैं। तो इसी स्पीच के लेटर पार्ट में वो ये सजेस्ट करता है कि ये जो सब कुछ हमें अपने आप को, हमारे हालात तो ऐसे कि हमें अपने आप को मार देना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं कि हमें किसी अनजान शक्ति का डर है, जो वो कहता है द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, कि मौत के बाद हमें जो मिलेगा हमें उसका डर है, इसीलिए हम अपने आप को नहीं मार पाते। नेक्स्ट वो कहता है दिस कंसाइन डज मेक कॉवर्ड ऑफ अस ऑल एंड थस द नेटिव व्यू ऑफ रिजोल्यूशन is sicklied over with the pale cast of thought and enterprises of great pitch and moment. With this regard, their currents turn array and lose the name of action। बहुत फेमस और लोग की है। ओपनिंग सेंटेंस जो है इसके दो मीनिंग निकलते हैं, यानी कि एक मीनिंग तो वो ये कहता है कि जब हम किसी एक्शन के इम्प्लीकेशन पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं तब हम उसे परफॉर्म करने से डरते हैं, जैसे कि वो अपने अंकल क्लोडियस को मारने से डरता है। या सेकेंडली वो ये कहता है कि हमारी जो मॉरल वाइस है वो हमें डरा देती हैं, क्योंकि जो कुछ हमें पता है, हम एक मर्डर करने जा रहे हैं और मर्डर मॉरली रॉन्ग होता है, तो इसलिए वो कहता है कि जो हमारे अंदर जो नेचुरल हॉट ब्लडेड रिएक्शन है उसे ओवर एनालाइजिंग जो है ना वो उसे कूल कर देती, ठंडा कर देती है। जो कॉन्शियस कंसाइन है, जो हमारे अंदर की अंतर चेतना है, वो हमें कोवार्ड बना देती है, हमें डरपोक बना देती है, और जो हमारे अंदर नेटिव रिजोल्यूशन है, जो हम अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है जब हम थॉट्स करते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, और जो हमारे अंदर एक पिच और मोमेंट के अंदर हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, और वो जब हम उसे सोचते हैं तो वो उसका जो जोश है वो चला जाता है, और हमारे अंदर एक लाइन बन जाती है lose the name of action। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, ये जो सीन है इसे भी ननरी सीन कहा जाता है। अब यहाँ पे दो हैं, हैमलेट ओफिलिया को बोल रहा है और ओफिलिया हैमलेट को बोल रही है। अब ओफिलिया यहाँ पे क्या कर रही है, वो हैमलेट के पास उन्होंने से कुछ गिफ्ट दिए थे, उन गिफ्ट्स को वापस करने की कोशिश कर रही है। हैमलेट बोलता है नो, नॉट आई नेवर गेव यू, मैंने तुम्हें कभी गिफ्ट ही नहीं दिए। अब एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि अब वो इस ओफिलिया को एक स्ट्रेंजर मान रहा है, क्योंकि अब आपको पता है ना उसका जो वीमेन का पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ज्यादा सफर्ड हो चुका है। हैमलेट कहता है आई डिड लव यू वंस, क्या मैं तुम्हें कभी प्यार करता था? ओफिलिया कहती थी इंडीड माय लॉर्ड यू मेड मी बिलीव सो, बल्कि आपने तो मुझे एक विश्वास दिलाया था कि हाँ मैं प्यार करता हूं। यू शुड नॉट हैव बिलीव्ड मी, तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। आई लव यू नॉट, मैं आपको प्यार नहीं करता। आई वॉज द मोर डिसीव्ड, मुझे तो बहुत धोखा दिया गया। ओफिलिया कहती है
और यहाँ बहुत फेमस लाइन है, गेट दी टू अ ननरी, तो जाओ एक चर्च में चल जाओ। इफ दाउ दोस्त मैरी, अगर आप शादी करोगी, आई विल गिव दी दिस प्लेग फॉर दाई डोवरी, तो तुम्हारे दहेज में मैं ये प्लेग दूंगा। बी दाउ एज चेस्ट एज आइस, एज प्योर एज स्नो। तो हैमलेट की जो वीमेन के प्रति जनरली जो बिटरनेस है, और जो उसकी एक्स लवर ओफिलिया के प्रति बिटरनेस है, वो इस सीन में रिवेल्ड होती है। वो उसके रिजेक्शन को रिडिक्यूल करता है। वो कहता है कि अब तो सिर्फ तुम नन बनने के लायक हो, जहां तुम अपनी वर्जिनिटी को फॉरएवर गार्ड कर सकोगी। ये भी हम कह सकते हैं कि हैमलेट को पता है कि उसके फादर पीछे छुपे हुए हैं। शायद उसे ये भी लग सकता है कि पोलिनियस ने उसको ये कहा था कि वो शायद क्योंकि कभी पोलिनियस ने ऐसा कहा था कि वो शायद तू सिर्फ उसे इसलिए प्यार करता था, चाहता था ताकि तू उसकी वर्जिनिटी को चुरा सके, और वो अब उसे इंसल्ट भी फील होता है भी वो उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस सीन को थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट कहता है, इफ दाउ विल मैरी, मैरी अ फूल, फॉर वाइज मैन नो वेल इनफ व्हाट मॉन्स्टर यू मेक ऑफ देम। वही औरतों की क्रिटिक की बात कर रहा है कि अगर आपको अब शादी करना तो किसी मूर्ख से शादी करना, क्योंकि बुद्धिमान लोगों को तो पता है कि तुम उनको किस तरह का मॉन्स्टर बना दो। एक्ट थर्ड, सीन थर्ड, अगर हम इसको देखते हैं, सॉरी ये सीन सेकंड ही है। हैमलेट अब कंफर्म करता है कि क्लॉडियस ने एक गिल्ट किया है, क्योंकि वो वहां पर एक प्ले करता है, द मर्डर ऑफ गोंजागो। रोजेग्रटीन और गिल्डेस्ट्रीन और पोलिनियस ये मैसेज देते हैं कि गर्ट्यूड उससे चैम्बर में मिलना चाहती है। यहाँ पर हैमलेट फिर ओफिलिया को बोलता है, इज दिस अ प्रोलॉग? और ओफिलिया जवाब देती है, इट्स ब्रीफ माय लॉर्ड, एज वुमेन्स लव। क्या ये एक प्रोलॉग है? तो ओफिलिया कहती है, हाँ बहुत संक्षेप में, ब्रीफ मतलब एक शॉर्ट सा प्रोलॉग है। वो बोलाइन बोलता है, इज एज वुमेन्स लव, जैसे औरतें प्यार करती हैं वैसा, जैसे औरत प्यार करती है वैसा एक प्रोलॉग है, शॉर्ट ब्रीफ प्रोलॉग है। फिर उसके बाद में वो कहता है कि उसका जो अपनी मदर के साथ एक ऑब्सेशन है, वो जो उसकी मदर ने एक फटाफट ओवर हैस्टी मैरिज कर ली थी ना, वो उसके व्यू को अफेक्ट कर रहा है, और वो इसलिए वो ओफिलिया के प्रति बहुत ज्यादा क्रूअल है। लेडी, शैल आई लाई इन योर लैप? डिड यू थिंक आई मेंट कंट्री मैटर्स, दैट्स वेयर थॉट टू लाई बिटवीन मेड्स लैप? ये सारी लाइनें हैमलेट ओफिलिया को कहता है। वो एक सेक्सुअल इनेडो में इंगेज हो गया है। वो कहता है कि एक्चुअली ये सजेस्ट कर रहा है कि शी इज द वन हु फिक्सेटेड ऑन सेक्स, कि वो सेक्स चाहती है। वो अभी भी उसे हर्ट कर रहा है, क्योंकि वो सोचता है, क्योंकि ओफिलिया हमेशा ये सोचती थी कि शायद उसका जो हैमलेट का ओफिलिया में जो इंटरेस्ट था वो दैट वाज ओनली फॉर सेक्स, एंड उसने इसीलिए उसने अपनी रिलेशनशिप को ब्रेक ऑफ कर दिया था। एक लाइन यहाँ पे मैं और आपको बताऊंगा, मैं मिस कर गया, योर मेजेस्टी एंड वी विल एंड वी नॉट हैव फ्री सोल्स, इट टच अस नॉट। ये लाइन ये हैमलेट इसी प्ले में बोलता है। और इसके बाद में वो क्लोडियस के पास जाता है, और क्लोडियस के, मैंने आपको बताया कि वो गोंजागो का मर्डर सीन क्रिएट करता है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, और वो लाइन बोलता है, ही पॉइजन्स हिम, उसने उसे जहर दे दिया। आई विल गार्डन फॉर हिज स्टेट, यू शैल सी अनोन हाउ द मर्डर गेट द लव ऑफ गोंजागो's वाइफ। हैमलेट यहाँ पर क्लोडियस को एक रिएक्शन देना चाहता है, तो वो एक्चुअली उसे करता है कि जब उसने प्ले को जब उसने परफॉर्म करते हुए देखा, दैट्स ए प्ले विद इन ए प्ले, सम सेज दैट्स ए माउस ट्रैप प्ले, समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्वेश्चन भी एंटी एग्जाम में आया हुआ है कि इसे प्ले विद इन ए प्ले को हम क्या कहते हैं। इस प्ले का नाम भी एक बार पूछा हुआ है, द मर्डर ऑफ गोंजागो। तो वो यहाँ पर सिर्फ एक मिस्टेक कर देता है कि वो यहाँ पर जो मर्डरर है ना, वो उसे किंग का नेफ्यू बना देता है।
तो जो कोर्ट के मेंबर्स होते हैं उन्हें तो पता नहीं होता कि क्लोडियस ने अपने भाई को मारा है, तो वो इसको यूं इंटरप्रेटेट कर देते हैं कि हैमलेट अपने अंकल क्लोडियस को मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद में फिर ये दोनों के पास में एक सीन है, माई विट इज डिसीज सर आई लैक एडवांसमेंट, डू यू थिंक आई एम इजियर टू बी प्लेड देन ए पाइप। अब इन दोनों को वो एज ए फ्रेंड नहीं मानता है, बल्कि वो उन्हें एक स्ट्रेट आंसर भी देने से मना कर देता है जब वो उससे उसके मैडनेस, उसकी मेलंकली के कारण पूछते हैं। वो कहता है कि मेरी जो अकल है वो खत्म हो चुकी है, मेरी अकल में कोई एडवांसमेंट नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि भी तुम मेरे साथ में एक पाइप भी से भी इजीली बिहेव कर सकते हो। लेट मी बी क्रूअल नॉट अननेचुरल, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। इस सोलोलोकी में हैमलेट वो कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को अपने एक्शन में नहीं डालूंगा। उसने अपने फादर को वायदा किया था, फादर के भूत को वायदा किया था कि मैं गर्ट्यूड को क्लोडियस मतलब अपनी मम्मी को अपने अंकल के क्राइम के लिए पनिश नहीं करूंगा। अभी भी हमें क्लियर नहीं है यहाँ पर कि गर्ट्यूड अब उसके फादर के मर्डर में इन्वॉल्व थी या नहीं थी, लेकिन हैमलेट ने ये माना है कि वो इन्वॉल्व थी। लेट मी बी क्रूअल नॉट अननेचुरल, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। जो नेक्स्ट सीन है एक्ट थर्ड सीन थर्ड, दैट इज फेमस एज द प्रेयर सीन। प्रेयर सीन की तरह फेमस है। वाई दिस इज हायर एंड सैलरी नॉट रेवेन्यू, ये एक सोलोलोकी है हैमलेट की। वो ये डिसाइड करता है कि उसे क्लोडियस को प्रे में मारना है, प्रार्थना कर रहा होता है क्लोडियस उसे उस समय मारना है। ही विल बी, तो वो कहता है कि अगर वो कहता है कि मैं उसे प्रार्थना के वक्त में मारूंगा तो मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, एक हायर असेसिन की तरह, एक किराए के भाड़े के हत्यारे की तरह काम करूंगा। अगर क्लोडियस स्वर्ग में जाएगा तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी और हैमलेट का जो रिवेंज है वो भी अनकंप्लीट होगा। Then trip him, that he heels may kick at heaven, and that his soul may be damned and black as hell where do he goes। तो वो वेट करता है कि जब उसे पक्का हो जाएगा कि हाँ क्लोडियस ने ये काम किया है, क्लोडियस अब नरक में जाएगा, तब वो उसे मारेगा। क्योंकि वो तब मारेगा जब वो कोई पाप कर रहा होगा। ऐसे वक्त में किसी को मारो तो वो सीधा नरक में जाता है, ऐसा वहां के लोग मानते हैं। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में हैमलेट अपनी माँ से मिलता है जब वो जहां पर वो एक्सीडेंटली पोलोनियस को मार देता है। हैमलेट, दाउ हैज दाई फादर मच ऑफेंडेड। ग्रट्यूड अपने बेटे को कहती है कि तुमने अपने पापा का बहुत ऑफेंड किया है। हैमलेट जवाब देता है, मदर यू हैव माई फादर मच ऑफेंडेड। तो वो एक्चुअली यहाँ पर इस लाइन के जवाब देने का मतलब यह है कि हैमलेट अपनी माँ से करेक्ट बिहेवियर पर कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहता है। हैव यू फॉरगॉट मी, क्या तुम मुझे भूल गए हो। हैमलेट जवाब देता है, यू आर द क्वीन, तुम रानी हो, योर हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, अपने पति के भाई की वाइफ हो, एंड वुड इट वर नॉट सो यू आर माई मदर, अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम मेरी माँ हो। अब वो हैमलेट जो है उस जब ये बात कहता है तो गर्ट्यूड हैरान हो जाती है कि उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, जैसे वो भूल गया है कि वो अपनी माँ से बोल रहा है। हैमलेट का जो डिस्गस्ट है वो उस रिलीजियस बिलीफ के कारण आ रहा है कि जैसे क्लोज रिलेटिव, जैसे कि गर्ट्यूड और क्लोडियस ने शादी की है, वो शादी रॉन्ग है, वो इंसेस्टस है। A bloody deed, almost as bad good mother, as kill a king and marry with his brother। हैमलेट अपनी माँ को ये बात कहता है। हैमलेट का रिस्पॉन्स जो है कि जो ये क्राइम है ये बहुत ही कोल्ड है, अनइमोशनल है। वो अपने फादर के सॉरी अंकल के क्राइम से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो चुका है कि उसको ये लगता है जैसे उसने अभी अभी इसने पोलोनियस को मारा ही है। वो कहता है कि मेरा जो ये क्राइम है ये कुछ भी नहीं है। वो ये सोच रहा है कि उसकी मदर जो थी उसको वो भी अपने फादर, उसके फादर को मारने के प्लॉट में शामिल थी। वैसे आप देखिए कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स ये कहता है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं।
Thou wretched, rash, intruding fool, farewell, I took thee for thy better. अब जब हैमलेट ने पीछे से पोलोनियस को मार दिया है, पर उसने चक्कू मारा था, पोलोनियस पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, तब वो ये कहता है, क्योंकि उसने सोचा था शायद ये क्लॉडियस छुपा हुआ है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने एक इनोसेंट पर्सन को मारा है, और वो कहता है कि यहाँ हैमलेट ये सजेस्ट करता है कि पोलोनियस को जो डिजर्व करता था वो उसे मिला, क्योंकि वो एक मिडिल सम फूल था। और वो कहता है कि तुम एक मूर्ख थे, फूल थे, तुम्हें बाय बाय, मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटर, मैंने तुम्हें सोचा कि तुम शायद क्लोडियस हो, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। नेक्स्ट है, हैव यू आईज, you cannot call it love, for at your age the heyday in blood is tame, it is humble and wait upon the judgment, and what judgment would step from this to this। यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास आंखें हैं, आप इसे प्यार नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपकी जो एज में ब्लड शांत हो चुका है, हम्बल हो चुका है, और वो जजमेंट पर आप वेट करो। एक्चुअली यहाँ पर हैमलेट अपनी माँ को मजबूर कर रहा है कि वो दो पोर्ट्रेट देखे, एक उसके पापा का है, सर का, हैमलेट का, और एक क्लोडियस का है। तो वो ये समझ नहीं पा रहा कि वो कहता है कि किस तरह से इस रिप्लेसमेंट से तुम सेटिस्फाइड हो। नेक्स्ट वो कहता है, ए मर्डर एंड अ विलन, ए वाइस ऑफ किंग, ए कटर पर्स ऑफ द एम्परर एंड द रूल। यहाँ पर वो जो हैमलेट क्लॉडियस के करेक्टर के बारे में ये जो असेसमेंट दे रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर उसकी मदर को एक गिल्ट के साथ टॉर्चर करना चाहता है। कट पर्स का मतलब होता है थीफ, ए थीफ ऑफ एम्परर एंड द रूल। डू यू सी नथिंग हेयर, हैमलेट ये देखकर हैरान हो जाती है कि गर्ट्यूड को उसके फादर का जो भूत है वो नहीं दिखता है। वो गर्ट्यूड पूरा मान लेती है कि ये तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। कन्फेस योर सेल्फ टू हेवन, रिपेंट व्हाट्स पास्ट, अवॉइड व्हाट इज टू कम। यहाँ इन लाइंस में हैमलेट अपनी मदर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम अपने पापों के लिए प्राश्चित कर लो, रिपेंट कर लो। वो उसकी आत्मा को बचाना चाहता है, जो ये साबित करता है कि अभी भी वो अपनी मदर को प्यार करता है। For the same Lord I do repent, but heaven hath pleased it to punish me with this, and this with me, that I must be their scourge and minister। हैमलेट को ये रियलाइज हो जाता है कि मैं भी, वो कहता है कि मैं भी भगवान को प्रार्थना करूंगा, मुझे भी पश्चाताप करना है, पर हेवन तो मुझे पनिश कर ही खुश है। उसको ये पता चल जाता है कि मैं भी अपने पापों के लिए मुझे भी पनिश किया जाएगा, पर वो कन्विंस्ड है कि ये तो भगवान की इच्छा है कि वो, उन्होंने हैमलेट को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुना है। जिस तरह से वो ये मानता है कि पोलोनियस ने जो धोखा दिया था उसके लिए मैंने उसे पनिश किया है, अब उसे ये भी टेंशन नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। वो ये मान चुका है कि जो भी मुझे तो बदला लेना है, और गॉड की भी यही इच्छा है। आई इसेंशियली एम नॉट इन मैडनेस बट मैड इन क्राफ्ट। यहाँ पर वो अपनी माँ को बताता है कि मैं पागल नहीं हूं, पर मैं तो थोड़ा सा पागल बनने का नाटक कर रहा हूँ। पर उसे ये भी कहता है कि ये बात अपने हस्बैंड क्लोडियस को मत बताना। आई विल लग द गट्स इनटू द नेबर रूम। यहाँ पर वो जो डेड के लिए लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, वो हैरान होती है कि क्या उसका जो रिमोरस, इतना वो दुखी हो रहा था, क्या वो जेन्युइन दुखी हो रहा था। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में ही आता है, when he need what you have gleaned it is squeezing you and sponge you shall be dry again। अब स्पॉन्ज मतलब होता है, वो ये कहता है कि ना, जब उसे पता चलता है कि आपने क्या ग्लीन किया है, वो आपको स्क्वीज कर रहा है, पर वो कहता है यू शैल बी ड्राई अगेन। एक्ट फोर सीन थर्ड में हैमलेट, यहाँ पर जो हैमलेट है ना, इस सीन में हैमलेट अपने ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, वो रोजन पेटिन और ग्लिडस्टन, इनको एज ए स्पॉन्ज बता रहा है कि जो उन्होंने जो जो कुछ भी राजा ने कहा उन्होंने सबको सोक कर लिया, सबको मान लिया।
पर बाद में उनको कास्ट असाइड कर दिया जाएगा। सीन थर्ड में क्लोडियस हैमलेट से पूछता है कि बताओ पोलोनियस की बॉडी कहाँ है, और वो कहता है कि तुम्हें इंग्लैंड भेजा जा रहा है तुम्हारी ओवन सेफ्टी के लिए, ताकि वहां पर तुम्हें उस पनिशमेंट से बचाया जा सके जो क्राइम तुमने किया है। तो वो ये कहता है, इन हेवन send hither to see, if your messenger find him not there, seek him other place yourself। तो वो कहता है कि ये एक थ्रेटनिंग कमेंट है। इस तरह के थ्रेटनिंग कमेंट से क्लॉडियस कन्विंस हो जाता है कि हैमलेट उसके लिए एक खतरा है और इसे तो अपने रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। अब हैमलेट को एक नॉर्मन ऑफिसर मिलता है एक्ट 4 सीन 4 में, जो उसे 14 ब्रास के एक्सपीडिशन को बताता है कि किस तरह 14 ब्रास ने पोलैंड से एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा कैप्चर कर लिया है। तो वो अपने आप को 14 ब्रास से कंपेयर करता है। और ये जो फेमस लाइन्स है आप इन्हें याद कर लीजिए, व्हाट इज ए मैन इफ हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम be but to sleep and feed a beast no more, sit I have cause and will and strength and mean to do it, rightly to be great is not to stir without great argument, but greatly to find quarrel in extra with honor at the sake, how stand I them then have a father killed, a mother stained, excitement of my reason and my blood, and let all sleep, while to my shame I see the imminent death of 20,000 men that for a fancy or trick of fame go to their graves like bats, fight for a plot whereon the numbers cannot write across। अब उसे ये समझ में आ चुका है कि वो कहता है कि खूनी इच्छाओं को पूरा करने से ज्यादा हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, वरना हम कोई एनिमल से बेटर नहीं है। उसे पता चलता है कि उसके पास जो वो काम इनएक्शन में नहीं आ रहा है इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो कहता है कि ग्रेटनेस के जो सही साइन हैं वो एक ऐसे आदमी जैसे फ्रंटी ब्रास जैसे आदमियों में देखे जा सकते हैं, जो कि एक छोटी सी बात पर ही फाइट कर सकते हैं। जब कोई बात हमारी इज्जत की आती है ना, जब हमारा ऑनर दाव पे लगा होता है तब हमें लड़ना पड़ता है। और वो कहता है कि ऐसे ही आदमी जैसे फ्रंटी ब्रास ने 14 ब्रास ने जैसे फाइट किया, ये एक महानता के लक्षण है। अब जब वो कंपेयर करता है वो कहता है देखो मैं तो कोई इनएक्शन नहीं कर रहा हूं। वो कहता है कि जब मेरे पास बदला लेने का हर कारण है पर मैं एक्शन में नहीं आ रहा हूं, वो बड़ा शर्मिंदा है। लेकिन ऑडियंस को श्योर नहीं है कि 14 ब्रास के एक्शन सही है या गलत है, क्योंकि इसके कारण एक कल्पना या एक ट्रिक ऑफ फेम में 20,000 लोग भी मर गए हैं। Oh, from this time forth my thoughts be bloody or be nothing worth। अब जब ये फ्रंटी ब्रास की बात सुनने के बाद में वो कहता है कि अब मैं बदला लूंगा ही लूंगा। एक्ट 4 सीन 6 में हम ये सुनते हैं कि हमें पता चलता है कि हैमलेट जो है वो भाग गया है और वो डेनमार्क वापस आ रहा है। ये बात हमें होरेशियो बताता है। और सीन 7 में हमें क्लोडियस को ये पता चलता है कि क्लोडियस लैरेटिस को ये बताता है कि हैमलेट ने तेरे फादर पोलोनियस को मार दिया है, और वो उसका एक प्लान बनाता है कि किस तरह से एक तलवारबाजी मुकाबले में उससे हम पीछा छुड़वा लें। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में इसे ग्रेवयार्ड सीन भी कहा जाता है, जहां पर हैमलेट जो है वो डेथ की नेचर पर बात कर रहा है। तभी वहां पर उसके सामने ओफिलिया का फ्यूनरल आ जाता है, जहां पर वो लारेटिस से लड़ाई करता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। That skull had a tongue in it and could sing once. This might be pate of a politician, which this has now overreached, that one that would circumvent God। तो अब वो इस आइडिया पे करता है कि वो कहता है कि जो लोग भगवान के बनाए नियमों को पार कर कर, मोरलिटी को पार कर कर जाना चाहते हैं, वो लोग भी मौत से बच नहीं सकते हैं। वो कहता है कि अगर खोपड़ी में कोई जुबान होती और वो बता सकती तो वो ये बताती कि चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई मर्जी हो, जो भगवान के नियमों को चेंज करना चाहता है उसकी हालत यही होती है। गेट यू
to my lady's chamber and tell her that her paint on an inch thick, to this favor she must come. अब वो कहता है कि चाहे वो कितना मर्जी अपने चेहरे को पेंट कर ले, लेकिन एक लेडी जो है ना, वो कभी भी इस कल से ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। और सोचने वाली बात है, आयरनी इस विचार की ये है कि उसे ये बात पता नहीं है कि ये जो कब्र है वो कब्र ओफिलिया के लिए खोदी गई है। फिर वो हमारे जो हम दुनियादारी की बातें करते हैं और सारी इन बातों पर करता है, क्योंकि हम सब में से कोई भी मौत से नहीं बच सकता है। वो कहता है कि अलेक्जेंडर सीजर जैसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी कब्र में ही आए हैं, इसी तरह से तभी वहां पर राजा क्लोडियस आते हैं। What is he whose grief bears such emphasis? वो कौन है जो इतना ज्यादा दुख को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है? हैमलेट को यहाँ ऑफेंडेड फील होता है और वो कहता है कि देखिए, जिसे वो झूठा और दुख का टॉप प्रोटेस्टिनेशन मानता है। और इसके बाद की फेमस लाइन है, आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया को प्यार करता था। 40,000 ब्रदर्स, 40,000 भाई जो थे, could not with all their quantity of love make the sum। 40,000 भाई भी मिलकर मुझे उतना प्यार नहीं कर सकते थे जितना प्यार मैं ओफिलिया को करता था। वो एक्चुअली कहता है कि जो मेरी प्यार की नेचर है, मेरे प्यार की जो क्वालिटी है ना, वो लैरटीज के प्यार से ज्यादा पावरफुल है। ये भी हम कह सकते हैं कि उसने लैरटीज पर हमला इसीलिए किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी था कि ओफिलिया मर चुकी है, और गिल्ट और रेज के कॉम्बिनेशन के कारण उसने हमला किया। और जब लैरटीज ने यह कहा कि हैमलेट पर भी ब्लेम किया जा सकता है, तो वो इस बात को सोच नहीं सकता था कि किस तरह से मैंने इस औरत के मरने में कंट्रीब्यूट किया जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करता था, और इसलिए उसने उस पर हमला कर दिया। एक्ट 5 सीन सेकंड के अंदर लैरटीज और हैमलेट के बीच में एक फैंसी मैच होता है, एक तलवारबाजी का मुकाबला होता है जिसमें हैमलेट जो है वो बदला लेता है और सभी मेन कैरेक्टर्स हैं इस सीन में मर जाते हैं। वो कहता है, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो, इफ इट बी नाउ इट्स नॉट टू कम, if it be not to come it will be now, if it be not now yet it will come, the readiness is all। तो ये जो फेमस लाइन है, इन्हें आपको याद कर लेना है। ये लाइंस हैमलेट ने होरेशियो को बोली है। वो कहता है कि हमें हर चीज के लिए रेडी रहना है। There is a divinity that shapes our ends rough hew than how we will। अब वो कहता है कि हर एक चीज के पीछे भगवान की एक मर्जी है, जो इंसान जो भी करता है उसके पीछे भगवान की एक मर्जी होती है। और एक उसका ये जो आइडिया है, हमें पता नहीं है कि उस टाइम भगवान का क्या मर्जी है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा पैटर्न होता है। जो कुछ भी उसको जो भी उसको गुड लक मिला था, वो ये प्रूफ है कि वो अभी तक मौत से इसलिए बचा रहा क्योंकि उसके पीछे भगवान का एक पर्पस है। वो पर्पस है कि उसे क्लोडियस से बदला लेना है, और वो डिवाइन जस्टिस जो है ना, वो डिवाइन जस्टिस देना है। वो ये कहता है, देयर इज ए डिविनिटी दैट शेप आवर एंड्स रफ यू देन हाउ वी विल। हमें नहीं पता कि पर हर एक काम के पीछे भगवान की एक मर्जी होती है। He should those bearer put to sudden death, not shivering time allowed। हैमलेट जो है वो क्लोडियस की लेटर को इंग्लैंड के राजा के लेटर से चेंज कर देता है, जहां पे ऑर्डर तो ये था कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, और लेकिन उसने चेंज करके ऑर्डर करवा दिया कि रोजर कटीन और गिल्डस्ट्रीन को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। He should those bearer put to sudden that not shivering time allowed। इस लाइन का मतलब यही है कि उसने उन लेटर लाने वालों को ही मौत के घाट उतार दिया। They are nor near my consign, their defeat does by their own insinuation। हैमलेट ये मानता है कि उनको सिर्फ वही मिला जो वो डिजर्व करते थे, क्योंकि वो क्लोडियस जैसे विलन से मिल चुके थे। वो एज्यूम करता है कि उनको
इस प्लॉट का पता था कि इस लेटर के जरिए मुझे मारा जाना था। ही hath killed my king and hold my mother, popped in between the election and my hopes, thrown out his angel for my proper life। ये जो क्लोडियस के प्रति उसका दुख है, उसका मेन रीजन है कि क्लोडियस ने मेरे किंग यानी मेरे फादर को मार दिया, उसने मेरी मदर को एक स्लट में कन्वर्ट कर दिया, और वो कहता है कि मैं उसके कारण ही मैं एक राजा नहीं बन पाया, और साथ ही साथ उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। ये सब उसका मेन रीजन है। I am very sorry, good Horatio, that to Latres I forget myself, for by the image of my cause I see the portraitor of his। यहाँ पर वो बताता है कि मुझे बड़ा दुख है क्योंकि उसे पता चला था कि लैट्रिस के पास एक जस्ट रीजन था बदला लेने का, और वो कहते हैं कि इस तरह से हम दोनों सेम है, मेरे भी फादर का मर्डर हुआ, मैं बदला लेना चाहता हूँ, उसके भी फादर का मर्डर हुआ, वो बदला लेना चाहता है, इसलिए वो उसका जो इनविटेशन है ड्यूल का उसे एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसमें उसे कोई लॉस नहीं है। आई विल विन फॉर हिम इफ आई कैन, मैं जीतना चाहूंगा अगर मैं जीत सका, इफ नॉट आई विल गेन नथिंग, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट माई शेम एंड द ओड हिट्स, पर मुझे थोड़ी सी शर्म आएगी। दाउ वुडेस्ट नॉट थिंक हाउ इल्स हेयर अबाउट माई हार्ट, a kind of gain giving as would perhaps trouble a woman। तो उसे एक तरह की फॉरबिडिंग की सेंस आ चुकी है, उसकी जो आत्मा बड़ी परेशान है, तो वो कहता है कि ये आत्मा ये कुछ नहीं है पर औरतों वाला डर है और सुपरस्टिशन है। आप ये सोचते होगे कि मेरे दिल में ऐसा क्या है, वो कहता है कि कुछ ऐसी बातें जिनसे औरतें परेशान होती है, जैसे कि औरतों में जो डर होता है, जो सुपरस्टिशन अंधविश्वास होता है। नेक्स्ट है, if it be now it is not to come, if it be not to come it will be now, if it be not now yet it will come। तो हैमलेट को मौत का सारा डर खत्म हो चुका है, वो कहता है कि अगर मेरा वक्त आ चुका है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरा वक्त आ चुका है, whatever will be, जो होगा अब होगा ही होगा, तो मेरा वक्त आ गया है तो मुझे कुछ कर नहीं सकता। गिव मी योर पार्डन सर, आई हैव डन यू रॉन्ग, व्हाट आई हैव रॉन्ग आई हियर प्रोक्लेम वाज बैडनेस। तो वो लैटिस से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो कि मुझे पता नहीं था, मैंने तुम्हारे फादर को अनजाने में मार दिया, तुम मुझे माफ कर दो। इसके बाद में हाउ डज द क्वीन ओ विलेनी लो लेट द डोर बी लोक्ड द पॉइंट एंड वेम्ड टू देन विनेम टू डाइवर। हैमलेट क्लोडियस को एक खंजर मारता है, फिर उसे जहर पीने को मजबूर कर देता है। जब उसकी मदर की डेथ होती है उसके कारण हैमलेट एक्शन में आ जाता है, और ये भी बड़ा सही है कि क्लोडियस उन्हीं हथियारों से मारा जाता है जिन हथियारों को उसने जहर लगाकर हैमलेट को मारने के लिए तैयार किया था। इसके बाद कहता है हैमलेट हेवन मेक दी फ्री ऑफ इट। हैमलेट लैट्रीज को फॉरगिवनेस कहता है, जब वो मर रहा होता है तब उसे वो कहता है कि हेवन मेक दी फ्री ऑफ दिस, इफ thou didst ever hold me in thy heart, absent thee from felicity a while, and in this harsh word draw thy breath in pain to tell my story। हैमलेट होरेशियो को ये रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप दुनिया को सच बताना और इस तरह मेरी यादों को बचाए रखना। और इसके बाद में वो फाइनल जो वर्ड्स हैं, आई डू प्रोफेसी द इलेक्शन लाइट्स ऑन फ्रंटी ब्रास, ही हैज माई डाइंग वॉइस, द रेस्ट इज साइलेंस। तो ये जो फाइनल वर्ड्स हैं, देखिए इन मरते मरते भी वो राज्य के फ्यूचर की सोच रहा है। तभी वो कहता है कि इसकी बात हम लास्ट में वो ये बताता है, और हरेशियो जो है वो उसकी डेथ पर होरेशियो और फ्रंटीब्रास दोनों बहुत ट्रिब्यूट देते हैं। होरेशियो कहता है नाउ क्रैक्स ए नोबल हार्ट, गुड नाइट स्वीट प्रिंस, एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल सिंग बी टू दाई रेस्ट।
फ्रंटीब्रास कहते हैं, bear Hamlet like a soldier to the stage, for he was likely had he put on to proved much most royal। और यहाँ पर हमारा ये जो है एंड होता है, लास्ट है द रेस्ट इज साइलेंस। सो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो और आपको लगे कि हाँ हमें ऐसे वीडियोस और चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।